नमस्ते बच्चों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर संगीता शर्मा है और मैं एक नए पाठ के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। बच्चों, यह पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पाठ 2 गद्य खंड से लिया गया है और जिसका शीर्षक है डायरी का एक पन्ना। और जिसके लेखक कौन है? लेखक हैं श्री सीताराम सेकसरिया जी। बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले हम थोड़ा लेखक के बारे में जान लेते हैं। सीताराम सेकसरिया जी का जन्म 1892 ईस्वी में राजस्थान के नवलगढ़ में हुआ था। उनको विद्यालयी शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने स्वाध्याय यानी स्वयं अध्ययन करके स्वाध्याय से ही पढ़ना लिखना सीखा। अपने जीवन में व्यापार व्यवसाय से जुड़े रहकर वह अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक तथा संचालक भी रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने महात्मा गांधी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर तथा सुभाष चंद्र बोस के साथ बढ़ चढ़कर भाग लिया था। उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन के समय जेल यात्रा भी की। बच्चों, कुछ साल तक आजाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे वे। उनके इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1962 में पद्मश्री सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। पद्मश्री से सम्मानित सेकसरिया जी की अनेक कृतियां हैं, जिनमें से एक कार्यकर्ता की डायरी है, उल्लेखनीय है, यानी उसका उल्लेख कार्यकर्ता की डायरी जो है वो उल्लेखनीय है। प्रस्तुत पाठ बच्चों इसी का अंश है। इस पाठ के अंतर्गत 26 जनवरी 1931 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वयं लेखक तथा कलकत्ता के हजारों लोगों द्वारा देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस उत्साह से मनाने का वर्णन है। यह पाठ क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद दिलाते हुए समाज की एकता का प्रदर्शित करता है। तो आइए बच्चों, इस पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं डायरी का एक पन्ना। 26 जनवरी आज का दिन तो अमर दिन है। आज के दिन ही सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफी पहले से तैयारियां की गई थी। तो बच्चों, लेखक यहाँ कहते हैं कि 26 जनवरी का जो दिन है वो हमारे इतिहास में अमर दिन है, उस दिन को कोई नहीं भुला सकता। तो और ये जो क्योंकि हमारे स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, यानी हाँ 26 जनवरी को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 में, और ये 1931 में ये दूसरी पुनरावृत्ति थी स्वतंत्रता दिवस के मनाए जाने की। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था, इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया। केवल प्रचार प्रसार में ही हजारों यानी 2000 रुपया खर्च हो गया था। तो लेखक यहाँ कह रहे हैं कि जो पिछले साल यानी जो पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था उसमें उनकी जो भूमिका थी वो साधारण थी, लेकिन इस बार वो जितना उनसे बन सकता था वो उतना कर रहे थे और उसके लिए उन्होंने उस स्वतंत्रता दिवस को मनाने के प्रचार प्रसार में 2000 रुपये खर्च हो चुके थे। सारे काम का भार अपने समझते, यानी सारे काम का जो जिम्मेदारी थी वो उन्होंने अपने ऊपर ले रखी थी, है ना। और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर उन्हें समझाया, यानी लोगों को समझाया कि हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और इस है ना, और इस दिन आना, आपको उस जगह आना है और वहां पर घोषणा पड़ी जाएगी। तो उस तरह से लोगों के कार्यकर्ता जो थे वो लोगों के घर घर जाकर के उन्हें समझा रहे थे। बड़े बाजार के प्राय मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था, यानी बड़े बाजार जो एक बाजार है वहां पर क्या था, कलकत्ते के बड़े बाजार में वहां पर हर प्रत्येक मकानों पर झंडा फहराया हुआ था, यानी फहर रहा था वो। और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता हमें मिल गई है। और कई मकान तो इतने सुंदर तरीके से सजाए गए थे बच्चों कि जैसे हमारे देश को स्वतंत्रता मिल गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे, यानी कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी, यानी लोग जिस रास्ते से निकलते थे उन रास्तों से उन्हें ऐसा, उनके अंदर एक ऐसी ऊर्जा, इतनी प्रसन्नता, उत्साह भर जाता था, एक ऐसा नयापन आता था कि उन्हें बहुत अच्छा लगता था। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले कभी नहीं देखी, और लोग कहते थे कि उन्होंने ऐसी सजावट आज से पहले कलकत्ता में कभी नहीं देखी। पुलिस भी अपना
यानी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लारियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। तो लेखक यहाँ पर ये कह रहे हैं कि और इस दौरान क्या था कि पुलिस वाले जो थे वो पूरी तरह से गश्त लगा रहे थे, यानी पहरा दे रहे थे कि कहीं कोई स्वतंत्रता सेनानी आंदोलन न चालू कर दे, और है ना, तो इसलिए वो क्या था, वो गश्त लगा रहे थे। और फिर वो कैसे लगा रहे थे, मोटर लॉरियों में जो है गोरखे यानी पुलिस के जो मतलब मोटर लॉरियों में गश्त लगा रहे थे। कितनी ही लॉरियां शहर में घुमाई जा रही थी, और न जाने कितनी लॉरियां तो पूरे शहर में घुमाई जा रही थी। और फिर घुड़सवारों का प्रबंध था, और घोड़ों पर भी पुलिस वाले बैठ करके उन पर पूरे कलकत्ते में गश्त लगा रहे थे, यानी उसका भी प्रबंध था। घोड़ों पर भी जो पुलिस वाले थे वो बैठ करके गश्त लगा रहे थे। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, सारी पुलिस को इसी काम पर लगाया गया था। यानी क्या था कि ट्रैफिक पुलिस को भी उस दिन गश्त लगाने के लिए ड्यूटी दे दी गई कि गश्त लगानी है। वहां से उनका स्थान बदल दिया, क्योंकि कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी क्रांतिकारी आवाज ऊंची न करे और झंडा न फहराए, इसलिए उनको भी वहां से हटा दिया गया था और गश्त के लिए उन्हें गश्त लगाने के लिए उन्हें भेज दिया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। यानी जहां पर जो भी खाली खाली स्थान थे ना, चाहे वो पार्क हो चाहे बड़े बड़े मैदान हो, वहां पर उन्होंने पुलिस वालों ने उसे घेर लिया था कि कहीं यहाँ पर आकर के वो लोग यानी वो जुलूस न निकाले, इसलिए। मॉन्यूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, मॉन्यूमेंट होता है बच्चों स्मारक, है ना, जहां पर शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। और मौन यानी जहां पर क्या होने वाली थी, जहां पर जो जुलूस निकलने वाला था, झंडा फहराया जाने वाला था, वहां पर क्या था, उस स्थान को तो पुलिस वालों ने शुरू से ही, यानी शुरू 6 बजे से ही क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था कि कहीं बड़ी संख्या में घेर लिया था उसे। पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया, लेकिन हमारे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने कई जगहों पर सुबह होने से पहले ही झंडा फहरा दिया था। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा, तो पुलिस ने उनको क्या कर लिया, पकड़ लिया था। फिर यहाँ लेखक कहते हैं कि श्रद्धानंद पार्क में बंगाल के प्रांतीय विद्यार्थी, है ना, संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने जैसे ही वहां झंडा गाड़ा, तो वैसे ही पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया। जब बच्चों अविनाश बाबू को पुलिस ने पकड़ लिया झंडा फहराते हुए, यानी जैसे ही उन्होंने झंडा गाड़ा, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, और लोगों के साथ जो अन्य लोग थे उनके साथ उन्हें मारा पीटा, और वहां से बाकियों को फिर यह हटा दिया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने वाले थे। यानी युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह को बड़े बाजार में झंडा फहराना था, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। वहां पर काफी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर फट गए, और वहां पर पुलिस वालों ने मारपीट की और उसके बाद 2-4 आदमियों के तो सिर ही फट गए वहां पर। फिर आगे गुजराती सेविका सद की ओर से जुलूस निकाला गया, जिसमें बहुत सी लड़कियां थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और जो गुजराती सेविका सद की ओर से जो जुलूस निकाला गया, उसमें बहुत सारी लड़कियां थी और उनको भी पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया। 11 बजे मालवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय से, है ना, विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। और फिर जानकी देवी मदालसा, यानी मदालसा बजाज नारायण आदि भी गई। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया, यानी वहां पर लड़कियों को बताया गया कि उत्सव का मतलब क्या है, यानी हम उत्सव क्यों मना रहे हैं। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूम कर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। यानी इतना अच्छा, वहां पे इतनी साज सजावट इतनी अच्छी हो रही थी कि उन्होंने मोटर गाड़ी में वहां पर घूम कर देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। जगह जगह फोटो उतर रहे थे, यानी जगह जगह पर फोटो खिंच रहे थे। अपने भी फोटो का काफी प्रबंध था, यानी हमने अपनी तरफ से भी फोटो का काफी प्रबंध कर रखा था। अब फोटो का प्रबंध क्यों कर रखा था, वो इसलिए कर रखा था कि फिर अखबार में छपेंगे कि किस तरह से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और किस तरह से तैयारियां थी, कैसा लग रहा था, तो इसलिए 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया। यानी और 2-3 बजे तक क्या हुआ कि कई आदमियों को पुलिस वालों ने पकड़ लिया, जिसमें मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे।
और जिसमें मुख्य रूप से कौन थे? पूर्णदास और पुरुषोत्तम राय थे। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णदास पर था, यानी सुभाष बाबू के जो जुलूस की जो जिम्मेदारी थी, वो भार जो जिम्मेदारी थी वो पूर्णदास पर था, पर यह प्रबंध वह कर चुके थे। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था, और यानी बच्चों उस समय पुरुष तो पुरुष, स्त्रियां भी उस जुलूस में अपनी अपनी हिस्सेदारी यानी अपनी अपनी तैयारी से वो उसमें शामिल थीं। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी, और स्त्रियां भी अपने पूरे जोशों के साथ उस स्थान पर पहुंचने की और अपना जुलूस निकालने की तैयारी कर रही थी। फिर आगे, मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। यानी जिस समय सुबह के समय तो क्या था कि पुलिस वाले बहुत ज्यादा वहां पर गश्त लगा रहे थे खाली स्थानों में, मैदानों में, है ना, तो वहां पर तो, लेकिन उस दोपहर के 1 बजे करीब वहां पर उस तरह से वहां पर कोई पुलिस नहीं थी जैसे सुबह में थी। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग दिखलावे, यानी उन्हें विश्वास था कि कहीं ना कहीं पुलिस जरूर हमला करेगी, वो शांत रहने वाली, वो शांत नहीं रहेगी, है ना, वो रुकने वाली नहीं थी। फिर आगे 3 बजे से ही मैदानों में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी, और करीब 3 बजे वहां पर लोग भारी तादाद में इकट्ठा होने लगे, और लोग टोलियां बना बनाकर मैदानों में फिर घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी, यानी आज जो लोगों का वहां जो जुलूस इकट्ठा हो रहा था, वो आज के दिन की जो बात थी वो निराली थी, यानी अनोखी थी। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ था, यानी जब से, यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जब से कानून भंग, यानी जब से लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपना एक जो मुहिम उठाई थी, है ना, तब से क्या थी कि शुरू हुआ था, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदानों में नहीं की गई है। यानी लेखक यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जब से कानून भंग हुआ है, यानी जब से वो अंग्रेजों के विरुद्ध गए हैं, तब से ऐसी भीड़ उन्होंने कभी भी नहीं नहीं की थी, यानी ऐसी मैदानों में भीड़ नहीं हुई थी। यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी, यानी लेखक यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पर खुले रूप से चुनौती दे दी गई थी, कि मतलब खुले रूप ओपन लड़ाई थी ये बिल्कुल के, कि हम मैदान में हैं, आ जाइए। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था, और फिर उधर पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाल दिया था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। यानी जो सरकारी कर्मचारी थे उन लोगों को कमिश्नर ने नोटिस दे दिया था कि यदि तुम इसमें हिस्सेदार होगे, यानी इस जुलूस में शामिल होगे, तो फिर क्या है, यानी अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा आयोजित नहीं की जाएगी। जो लोग काम करने वाले थे, काम करने वाले यानी जो उनके अंडर काम करते थे, अंग्रेजी सरकार के उसमें काम करते थे, ऑफिसों में, तो क्या उनको एक नोटिस दे दिया गया था, और वो फिर क्या था, उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि यदि आप सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। और क्या नोटिस दिया था कि यदि आप उस जुलूस में शामिल होते हैं तो क्या होगा, आप दोषी समझे जाएंगे, यानी आपको फिर दंड मिलेगा। इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया था, काउंसिल यानी जो क्रांतिकारी थे, उधर से भी एक नोटिस निकल गया था कि इन मॉन्यूमेंट पर, यानी इस स्मारक के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा। और फिर उधर जो है उन लोगों की तरफ से भी ये नोटिस निकल गया था कि यानी इस स्मारक पर और ठीक 4 बज के कितने मिनट पर, 24 मिनट पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले कभी नहीं की गई थी, यानी इस तरह से चैलेंज देकर के कि यानी सब साधारण, यानी हर व्यक्ति की वहां पर मौजूदगी अनिवार्य है, और ये खुला चैलेंज दे दिया गया था कि ठीक है। फिर आगे, ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए, और सही 4 बजे क्या है, सुभाष बाबू वहां पर जुलूस लेकर के आ गए। उनको चौरंगी पर ही रोक लिया गया, यानी उन्हें पुलिस वालों ने चौरंगी पर ही रोक लिया गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। लेकिन जो लोग थे वो बहुत ज्यादा मात्रा में थे, तो इसलिए पुलिस जो है वो उनके जुलूस को रोक न सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी, यानी जब उनकी बस में नहीं रहा उनको रोकना, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने उन्हें मारना शुरू कर दिया लाठियों से। बहुत आदमी घायल हुए उस समय, फिर लाठियों से बहुत सारे लोग घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी, और सुभाष बाबू के ऊपर भी लाठियों का प्रहार हुआ।
सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे, यानी जैसे ही अंग्रेज उनके ऊपर लाठी करते वो, लेकिन वो वंदे मातरम का नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। ज्योतिर्मयी गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, यानी ज्योतिर्मयी गांगुली जो थे वो उनके बराबर में ही थे, तो उन्होंने कहा कि आप इधर आ जाइए, यानी उनको बचाने के लिए कि आप साइड में आ जाइए, यानी आपके ऊपर लाठियों का प्रहार हो रहा है। तो फिर वो सुभाष बाबू क्या कहते हैं, पर सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है, यानी अब मुझे रुकना नहीं है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे हर हालत में झंडा फहराना है। तो वो मुझे वो कहते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे, वंदे मातरम का नारा लगाते हुए। यह सब तो आपने अपने अपने सुनी हुई लिख रहे हैं, यानी या तो ये लेखक कह रहे हैं कि ये तो मैंने सिर्फ जो सुनी, ये जो बात लिखी है मैंने ये सुनी सुनाई है। फिर आगे, पर सुभाष बाबू का और उनके विशेष फासला नहीं था, यानी उनका और यानी लेखक का और सुभाष बाबू का वो ज्यादा डिफरेंस नहीं था, वो इतनी दूरी पे थे कि वो एक दूसरे को देख सकते थे। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे। यह अपनी आंख से देखा, यानी उन लेखक ने यह अपनी आंख से देखा कि जब उन पर लाठियां बरस रही थी और वो किस तरह से क्या था कि वो वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे, ये लेखक ने अपनी आंखों से देखा था। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आंख मिच जाती थी। लेखक यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब क्षितिज चटर्जी के ऊपर लाठी का प्रहार हुआ और उनका सिर फट गया, तो उस खून को देखते हुए, उनके फटे हुए सिर को देख देख करके क्या हो गया था, आंखें मिच जाती थी। आंखें मिच जाना यानी आंखें जो है वो बंद हो जाती थी। इधर यह हालत हो रही थी कि इधर स्त्रियां मोन्यूमेंट की सीढ़ियों पर क्या कर रही थी, चढ़ झंडा फहराने की कोशिश, यानी झंडा फहरा रही थी। और इस बीच में क्या था, जो स्त्रियां थी, जो औरतें थी, वो क्या कोशिश कर रही थी कि इस बीच में जाकर के वो स्मारक पर वो झंडा को फहरा दें। फिर आगे जानते हैं बच्चों, फिर कुछ स्त्रियां झंडा फहरा रही थी मॉन्यूमेंट पर यानी स्मारक पर और घोषणा पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। प्रायः सबके पास झंडा था। जो वॉलेंटियर गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब लोगों पर, आदमियों पर डंडों की बरसात हो रही थी, उस बीच में जो स्त्रियां थी वो सीढ़ियों पर चढ़ करके उस स्मारक पर झंडा फहरा रही थी और घोषणा पत्र पढ़ रही थी, है ना। उसी बीच क्या हुआ कि और सभी के हाथ में ज्यादातर झंडा था, और जो वॉलेंटियर थे यानी जो स्वयंसेवी थे वो लाठियां पड़ने पर भी वो रुकते नहीं थे। फिर आगे, सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। और फिर क्या हुआ बच्चों कि सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और उन्हें लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चल दी, यानी और कुछ देर बाद ही क्या हुआ कि स्त्रियां जो थी वो जुलूस बना करके वहां से चल दी। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी और उन्हीं के साथ बहुत सारे लोग उनके साथ इकट्ठे हो गए थे। बीच में पुलिस भी कुछ ठंडी पड़ गई थी। ठंडी पड़ना यानी शांत होना। और बीच में क्या था कि पुलिस अब कुछ शांत हो गई थी। उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए और फिर उसके बाद फिर पुलिस वालों ने फिर डंडे बरसाने शुरू कर दिए उस जुलूस पर। अब की बार भीड़ ज्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुआ। और फिर लेखक कहते हैं कि अब की बार लोग बहुत ज्यादा मात्रा में थे, तो क्या था कि पुलिस ने जब डंडे बरसाए तो अफरा तफरी ज्यादा मच गई, तो लोग जो है वो बहुत ज्यादा घायल हुए। धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया। फिर लेखक कहते हैं कि फिर धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर के जुलूस जो है वो बट गया, यानी बिखर गया, और करीब 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गईं। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभाजी कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वही मोड़ पर बैठ गईं। आसपास बहुत भीड़ होने के कारण क्या हुआ कि यानी आसपास बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। यानी बच्चों, फिर लेखक कहते हैं कि जो धर्म तल्ले के मोड़ पर जाकर के जुलूस जब टूट गया, लेकिन 50-60 स्त्रियां जो थी वो क्या हुआ कि वो वहीं पर बैठ गईं और पुलिस ने उन्हें पकड़ के लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया। और स्त्रियों का फिर एक भाग जो है जिसका नेतृत्व कौन कर रही थी, विमल प्रतिभा जी, है ना। तो फिर क्या है, उनको भी एक कहाँ पर, बहु बाजार के मोड़ पर रोक लिया गया। वे वहीं मोड़ पर बैठ गईं, वो भी वहीं, जब पुलिस वालों ने उन्हें रोक लिया तो वो भी वहीं बैठ गईं। आसपास बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई और उस भीड़ को हटाने के लिए बीच बीच में पुलिस जो है क्या करती थी, लाठीचार्ज करती थी।
इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद पुलिस की लॉरी आई और उसको लाल बाजार ले जाया गया और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। यानी फिर क्या हुआ कि उसके बाद पौन घंटे बाद, पौन घंटा यानी 1 घंटा 45 मिनट के बाद पुलिस की एक गाड़ी आई और उनको लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया और उसमें उसमें कई आदमी भी पकड़े गए थे। फिर आगे ब्रजलाल गोयनका जो कई दिन से लेखक के साथ काम कर रहे थे, लेखक कहते हैं कि ब्रजलाल गोयनका जो कई दिन से यानी मेरे साथ काम कर रहे थे और दमकल जेल में भी वो उनके साथ ही थे, फिर वो भी पकड़े गए। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट यानी स्मारक पर इतनी जोर से दौड़ा कि वो खुद ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेज घुड़सवार ने लाठी मारकर उसको पकड़ लिया और कुछ दूर के ले जाने के बाद उसे फिर छोड़ भी दिया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गए और उसके बाद जो ब्रजलाल गोयनका जो थे वो फिर स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गए और वहां पर भी उसको छोड़ दिया गया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस लेकर फिर उसके बाद क्या हुआ बच्चों कि वो 200 आदमियों के जुलूस के साथ कहाँ पहुंच गए? लाल बाजार पहुंच गए। लाल बाजार यानी लाल बाजार जो लॉकअप था वहां पहुंच गए और फिर वहां पर पुलिस ने उन सबको गिरफ्तार कर लिया। मदालसा भी पकड़ी गई यानी वहां पर फिर मदालसा भी पकड़ी गई। उनको यानी उससे मालूम हुआ कि उनको थाने में बहुत मारा गया। फिर उससे ही पता चला कि उनको थाने में लॉकअप में बहुत मारा गया है उन्हें। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी और फिर सबको मिलाकर यानी कुल मिलाकर जो स्त्रियों की संख्या थी वो 105 थी, वो सब पकड़ी गई। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया और फिर क्या था कि फिर उनको लॉकअप से मुक्ति मिल गई कब? रात को 9 बजे। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ कभी भी गिरफ्तार नहीं हुई। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि वहां बहुत आदमी यानी चोट खाकर आए हुए हैं और उन्हें कई की हालत तो बहुत ज्यादा संगीन है यानी बहुत खराब है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। फिर यानी 105 स्त्रियों को पकड़ लिया गया और फिर उन्हें छोड़ भी दिया गया। लेखक कहते हैं कि आज तक कलकत्ता में ऐसी गिरफ्तारी कभी नहीं हुई। और फिर करीब 8 बजे क्या हुआ कि वहां से फोन आया, खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि वहां पर क्या हुआ है कि बहुत से सारे आदमी जो है वो बहुत चोट खाए हुए हैं और कुछ की तो हालत बहुत ज्यादा खराब है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहां गए बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी, यानी जानकी देवी के साथ वहां गए बहुत सारे लोगों को चोट लगी हुई थी। आगे डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख तथा फोटो उतरवा रहे थे और वहीं पर जो डॉक्टर दास गुप्ता थे वो फोटो उतरवा रहे थे। फोटो क्यों उतरवा रहे थे बच्चों? वो इसलिए उतरवा रहे थे कि किस तरह से जो अंग्रेज थे वो लोगों पर अत्याचार करते थे, किस तरह से वो मारते थे, उनकी दमन नीतियों को उजागर करने के लिए वो फोटो इसलिए खिंचवा रहे थे। उस समय 67 आदमी वहां आ चुके थे। फिर लेखक कहते हैं कि उस समय 67 यानी 67 आदमी वहां पहुंच चुके थे और बाद में तो 103 आ पहुंचे और यानी उसके बाद फिर 103 आ पहुंचे। फिर अस्पताल गए, लोगों को देखने से मालूम हुआ यानी जो अस्पताल जो गए लोगों से देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुंचे। 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुंचे और जो लोग घरों में चले गए यानी जो सीधे लॉकअप से जेलों से सीधे कहाँ चले गए? घरों में चले गए यानी सीधे घर चले गए, वे अलग थे। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए हैं, यानी लेखक कहते हैं कि जरूर 200 लोगों की संख्या रही होगी जो घायल रहे होंगे। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। लेकिन हाँ ये बात तय है कि जो लाल बाजार लॉकअप में जिन औरतों को पकड़ा गया उनकी संख्या 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व था। लेखक कहते हैं कि जो आज की तारीख में जो हुआ वो अपूर्व था यानी इससे पहले कभी नहीं हुआ। बंगाल के नाम पर या कलकत्ता के नाम पर यह कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है। यानी ये जो लोग कहते हैं ना कि जो लोग कहते थे कि कलकत्ता बंगाल में कोई काम नहीं हो रहा, आजादी के लिए कोई मुहिम नहीं छेड़ी जा रही है ना, कुछ नहीं है, यहाँ लोग तो सब आराम से बैठे हुए हैं, आजादी के लिए आजादी की ने पड़ी ही नहीं है। तो वो उन लोगों के लिए एक क्या था, ये कलंक था और वह आज बहुत अंश में धुल गया और वो कलंक जो था वो आज की स्थिति को देखते हुए वो कुछ अंशों में धुल गया और लोग सोचने लगे कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। और यानी फिर लोग सोचने लगे कि यानी यहाँ पर भी आजादी के लिए यदि हम मुहिम को चलाएं तो हम भी आजाद हो सकते हैं। और तो बच्चों मुझे विश्वास है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। आपको ये पाठ कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।